Hello friends, welcome to Affairs Cloud Learn to Lead. This is Ashu and today we will discuss very important current affairs of 27 and 28 of September 2020. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। दो पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आज हम 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे है। उसके दो तरीके हैं बाय करने के। एक तो या तो आप सीधा साइट पे विजिट कर लो लाइक अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर पे, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करो और आप कहाँ पे पहुंच सकते हो, आप सीधा ही सब्सक्रिप्शन पेज पे पहुंच जाओगे। और आपको सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा? आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, वीकली पीडीएफ्स मिलेंगी, वीकली टेस्ट आपको मिलेगा जो कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मंथली पीडीएफ मिलेंगी। मंथली पीडीएफ में हमने अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं, लाइक टॉप 100 क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ मिलेगा, आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी का एक अलग से पीडीएफ मिलेगा ताकि जो बैंकिंग के एग्जाम के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ सकें उसको। और पॉकेट पीडीएफ मिलेगा। इसका मतलब ही ये है पॉकेट का कि आप इसको फटाफट रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे जो कि आपको पूरे महीने का कंपाइलेशन होगा, और डेली बेसिस पे करंट अफेयर जो है वो मंथली आपको मिलेंगे। और ये करंट अफेयर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और इन करंट अफेयर्स की अब खासियत क्या है कि आप इसको परचेज क्यों करो, वो तो आपको यहाँ पे पता लग गया है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन इसकी वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। मतलब ये 2020 के बिल्कुल एंड तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और साथ ही साथ इसमें क्या बेनिफिट होगा कि आप इसको बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे खरीद सकते हो। बहुत ही कम प्राइस है फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे तो आपको सरप्राइज लगेगा एक बार कि हाँ यार, इतना कम प्राइस जो है वो रखा गया है। और इसके ऊपर भी हम 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। ASH10 ASH10 के थ्रू जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स, और पहला करंट अफेयर से शुरुआत कर रहे हैं। पहला करंट अफेयर है, हु बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल काउंसिल। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन इन 2018 उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन के जो है वो संकेत मिले और बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई हेल्थ सेक्टर के अंदर कि करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है इसके अंदर, जिसके कारण जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो 2018 में इसको ख़त्म किया गया। 2019 में सरकार की तरफ से एक एक्ट बनाया गया, नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 2019। तो उसके अंदर क्या किया गया, उन्होंने कहा कि अब यही बोर्ड जो है वो सारी एक्टिविटीज देखा करेगा हेल्थ सेक्टर की, जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। लाइक आप कह सकते हो हेल्थ चेकअप भी आ गया, एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी लॉ पास करके जो है वो इसको बना दिया है, क्योंकि एक्ट लिख दिया है। तो मेडिकल एजुकेशन का जो टॉप रेगुलेटर रहेगा अब वो कौन रहेगा? नेशनल मेडिकल कमीशन रहेगा। जितने भी मेडिकल एजुकेशन है पूरे इंडिया के अंदर, और उसको रेगुलेट जो है वो जनरली कौन करेगा? नेशनल मेडिकल कमीशन करेगा। तो इसका फर्स्ट चेयरमैन किसको बनाया गया? क्योंकि 2019 में एक्ट बनाया गया तो अभी इस बॉडी को बना दिया गया, और इसके फर्स्ट चेयरमैन जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। तो याद रखना है, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जो है वो इसके क्या हैं? फर्स्ट चेयरमैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फ्रेंड्स, इसको मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट सेक्रेटरी कौन है? राकेश कुमार बस। याद रह गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ यही याद कर लो, डॉक्टर रुकेश चंद्र शर्मा जी जो है वो क्या है? इसके पहले चेयरमैन है। और फ्रेंड्स 300 लाइक्स जो है वो मुझे चाहिए इस वीडियो के ऊपर, तो 300 लाइक्स देना ना भूलिए, क्योंकि इसी के थ्रू जो है वह मोटिवेशन मिलेगी हमें कि हम और भी टॉपिक्स जो है वो आपके सामने लेके आएँ। तो आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक नया बोर्ड जो है वो बनाया गया है ताकि मेडिकल एजुकेशन को जो है वो रेगुलेट किया जा सके। और आपको यूनियन मिनिस्टर पता ही है, हर्षवर्धन जी हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? अश्विनी कुमार चौबे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया साइंस ए एमओयू विद विच कंट्री टू इंक्रीज कॉपरेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ना पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है। जैसे आपने अपने माइंड से कोई चीज़ क्रिएट की, तो क्या करूंगा मैं? उसके ऊपर क्या ले लूंगा? क्लेम कर लूंगा कि कल को ये कोई चीज़ जो है वो कोई और ना यूज़ कर सके, तो वो मेरा क्या हो गया? उसके ऊपर राइट हो गया कि इसको कोई और नहीं यूज़ कर सकता। तो जैसे मान लो ये करंट अफेयर ही हैं, ये मैंने बनाए हैं खुद से, तो ये मेरा क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल राइट है हमारे पास कि इन करंट अफेयर्स को कोई और नहीं यूज़ कर सकता। तो इसको क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, की मेरा अधिकार है उसके ऊपर, उसके लिए कुछ टाइम पीरियड लिमिट कर दिया जाता है कि इतने टाइम तक आपका अधिकार जो है इसके ऊपर रहेगा। तो इंडिया ने ये एमओयू साइन किया है किस कंट्री के साथ? ताकि हम इस तरह की कॉपरेशन और कर सकें, ताकि जो टेक्नोलॉजी उनके पास है वो हम आपस में जो है वो क्या कर सकें? शेयर कर सकें, हमें सिखा सकें, वो हम उनको सिखा सकें, और हम क्या कर सकें? आपस में शेयर कर सकें इन चीज़ों को। जिससे क्या होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो भी रहेंगे, और साथ में हम एक दूसरे की चीज़ें जो हैं वो भी जो है वो क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं।
तो आपने बताना है वो कंट्री कौन सा है जिनके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। और वो कंट्री कौन सी है फ्रेंड्स, वो है डेनमार्क। और डेनमार्क तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। और करेंसी कौन सी है, क्रोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्रोना से याद कर सकते हो, क्रोन। दैट इज द करेंसी ऑफ द डेनमार्क। प्राइम मिनिस्टर इज द मेते, METTE, पूरा नाम है मेते फ्रेडरिक्सन। फ्रेडरिक्सन, तो याद रखना, मेटे फ्रेडरिक याद कर लो चाहे ओनली, तब भी याद रहेगा। तो डेनमार्क गाइस भूलना नहीं आपने। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडिया और डेनमार्क ने साइन किया है, तो ताकि कॉपरेशन कर सके हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री होस्टेड मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020। तो देखो नाम से पता लग रहा है कि क्यों की गई है ये। इसका एक ही पर्पस हो सकता है कि हमने बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, बचा के रखना है। हमने बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या करना है, काम करना है। और इसको अटेंड किया है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इस मीटिंग को क्या किया, अटेंड किया। और अगर अटेंड किया तो ये इंडिया ने होस्ट नहीं किया, और ये होस्ट किस कंट्री ने किया है, चाइना ने इसको होस्ट किया है। तो इसको याद रखना है। इस मीटिंग का एक ही फोकस रखा है, एक ही टैगलाइन रही है, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। मतलब जितनी भी है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो एनिमल्स हैं, कोई भी लाइफ है अर्थ के ऊपर, सबके साथ जो है वो हम शेयर्ड फ्यूचर जो है वो क्या करें, शेयर करें। दैट इज ए बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन दी अर्थ। और अभी जो है वो यूनाइटेड नेशन समिट भी होगी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, मेरे ख्याल से वो सितंबर के, अगर आप देखोगे एंड में, लाइक 30 सितंबर को जो है वो क्या होगी, ये यूनाइटेड नेशन समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी। यस गाइस, 30 सितंबर को होनी है यूनाइटेड नेशन समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी। और साथ ही साथ 2021 में बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहते हैं COP, दैट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो होनी है बायोलॉजिकल डिवर्सिटी के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 2021 में कहाँ पे होनी है, चाइना में। तो आपको क्वेश्चन में शायद चाइना ना पूछें, एग्जैक्ट प्लेस पूछ लें। तो एग्जैक्ट प्लेस में आपको अभी बता देता हूँ, दैट इज द क्यूनमिंग, KUNMING, क्यूनमिंग। दैट इज ए प्लेस इन चाइना, जहाँ पे 2021 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी बायोडाइवर्सिटी के लिए, या आप कह सकते हो बायोलॉजिकल डिवर्सिटी के लिए, जो कि सबसे बड़ी मीटिंग होती है एक बायोलॉजिकल डिवर्सिटी के बेस पे। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो रहता है, UNEP का बहुत बड़ा रोल रहता है। और इसमें प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको अटेंड किया। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हमें बताई, कि जैसे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर जो हैं वो इंडिया के अंदर जो हैं वो ज़्यादा हैं, और आने वाले कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही हमने इनको डबल कर दिया है। और साथ ही साथ इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है ऑलमोस्ट 25% के आसपास है। तो इतना कम लैंड होते हुए भी पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने 25% एरिया जो है वो रखा है, क्योंकि इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया कवर करता है। और जिसमें से वो 8% जो है वो स्पीशीज को होल्ड करता है इस 2.4% एरिया में, पूरे वर्ल्ड की 8% स्पीशीज। और 18% ह्यूमन पॉपुलेशन और कैटल पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। तो इतने कम एरिया होता हुआ भी हम इतनी चीज़ों को जो है वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 भी चाइना में, और जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बायोलॉजिकल डिवर्सिटी के ऊपर COP होने वाली है, वो भी चाइना में होगी। चाइना में कहाँ पे होगी, क्यूनमिंग में होगी। तो ये चीज़ें आपने सारी की सारी याद कर लेनी है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी। नैरोबी कहाँ पे है, कीनिया में। हु इज करंटली द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दैट इज द आइंगर, INGER, आइंगर एंडरसन। that is the you can say executive director of the UNEP, but you have to remember this headquarter, Nairobi, Kenya. You can say see here, प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो है वो इस मीटिंग को क्या किया है, अटेंड किया है। विच बैंक पार्टनर विद बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सोल्यूशन टू फार्मिंग कम्युनिटीज। देखो जो बेयर्स बेटर लाइफ एक फार्मिंग कम्युनिटी है, या आप कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जर्मनी बेस्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के साथ इनका काफ़ी टाइम से जो है वो टाई अप चल रहा है, ताकि फार्मर्स को इस तरह से हम कह सकते हो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, इस तरह से उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि उनकी इनकम डबल नहीं ट्रिपल हो जाए। तो ये इनका टारगेट है। तो जो इन्होंने अपने सेंटर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे खोले हुए हैं, अभी 2-3 स्टेट्स में ही हैं, लेकिन अभी और भी स्टेट्स में जो वो खोलने की इन्होंने कहा है कि हम और भी स्टेट्स में खोलेंगे। इसमें वो हर तरह की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लाइक फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, लोन के बारे में बताएंगे, डिपॉजिट देंगे, विड्रॉल कैसे कर सकते हो, पेमेंट कैसे दे सकते हो, और वो भी अफोर्डेबल प्राइजेस पे किस तरह से इसको हासिल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेयर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव के थ्रू बताई जाएंगी। और कौन से बैंक के साथ इन्होंने टाइप किया है, वो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बैंक, और वो कौन सा है, एक्सिस बैंक। याद रखना है, बेयर्स लाइफ
बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग के साथ टाई अप हुआ है ताकि फाइनेंशियल सोल्यूशन के लिए हेल्प मिल सके। एक्सिस के साथ जो है वो टाई अप हुआ है। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर आपको पता ही है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है, मुंबई में। और एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरलाइन कर लो इसको, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। अमिताभ बच्चन ने लिख देना, अमिताभ चौधरी, याद रखोगे इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस बैंक पार्टनर विद बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव 2 लोन्स वर्थ ₹570 million फॉर अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बहुत सी स्टेट्स को जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पैसा देती हैं, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा दिया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको याद रखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, 2 स्टेट्स के नाम याद कर लो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो इतना पैसा दिया है $570 million, और ये किसके काम के लिए दिया है? ताकि अर्बन सेक्टर प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। तो ये कहाँ पे होनी है? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में होनी है। और एडीबी के बारे में 4 चीज़ें हमेशा मैं कहता हूँ याद रखनी है। एक तो हेडक्वार्टर, एक ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, और एक आपने याद करना है इसके हेड कौन है, और साथ ही साथ कितनी कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं। हेडक्वार्टर फ्रेंड्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में। एडीबी का इस्टेब्लिशमेंट 1966 में। हेड कौन है? मस्तसुगु। मस्तसुगु याद रखोगे मस्त से। और मेंबर्स कितने हैं? 68 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक और इनका लोन जो है वो साइन हुआ है। विच बैंक लॉन्च्ड कॉन्टेक्टलेस कनेक्शंस इन न्यू ब्रांड कैंपेन। देखो एक कॉन्टेक्टलेस कनेक्शन का जो है वो एक कैंपेन स्टार्ट किया है, ना कि कोई कार्ड स्टार्ट किया, ये कैंपेन है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि कोविड-19 के दौरान जो है वो सोशल डिस्टेंसेस नॉर्म्स को बनाए रखना है, और किस तरह से आपने ये मैसेज को स्प्रेड करना है कि हम आपके केयर करते हैं और आपसे प्यार करते हैं, ताकि कॉन्टेक्टलेस कनेक्शन जो है वो बनाया जा सके। मतलब सामान भी खरीदा जाएगा लेकिन कॉन्टेक्टलेस मेथड से, जिससे ये होगा कि केयर भी जो है वो रखी जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बैंक ने ये कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया। रिसेंटली इस बैंक ने जो है वो एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसमें था घर में खुशियाँ। तो वो बेसिकली एक ऑडियो टाइप फिल्म थी जो बाद में वीडियो उसका बनाया गया, कि जिसमें लोगों को ये बताया गया कि आपकी विशेस जो हैं वो किस तरह से जो है वो पूरी की जा सकती हैं इस कोविड के दौरान। तो घर में खुशियाँ नाम से जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो ये कॉन्टेक्टलेस कनेक्शन है ताकि ये उन लोगों तक जो है वो पहुंचाया जा सके जो कि कोविड-19 के दौरान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, कि उनमें भी जो है वो हम साहस जगा सकें और डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को जो है वो पूरा करें। तो कॉन्टेक्टलेस कनेक्शन जो है वो ये कैंपेन कौन से बैंक ने स्टार्ट किया? एसबीआई की तरफ से स्टार्ट किया गया है। और एसबीआई बेसिकली अगर ऑप्शन में ना हुआ तो एसबीआई कार्ड्स लगा दियो, क्योंकि एक्चुअल में कॉन्टेक्टलेस कनेक्शन जो है वो बेसिकली कार्ड से रिलेटेड है, तो एसबीआई कार्ड्स। तो इसलिए ये इनिशिएटिव जो है वो एसबीआई कार्ड का है। एसबीआई कार्ड जो है वो बेसिकली उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुड़गांव, हरियाणा में, आप देख सकते हो। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अश्विनी कुमार जी हैं। अश्विनी कुमार, आपने अगर ऑप्शन में है हरदयाल प्रसाद जी, जो गलत कर देना है। हरदयाल प्रसाद जी पहले थे, आज कौन है? अश्विनी कुमार जी हैं। तो आप देख सकते हो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सिस्टम या कॉन्टेक्टलेस कैंपेन जो है वो उसके थ्रू आप एसबीआई को याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल साइंड ए एमओयू टू एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन स्टेट। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। मैंने इसको इंपॉर्टेंट के अंदर रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिन भी स्टेट्स के साथ इनके प्रोजेक्ट साइन हुए वो सिर्फ किस लिए हुए हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। मतलब अगर आप देखोगे महाराष्ट्र के साथ कर लिया इन्होंने, इन्होंने तेलंगाना के साथ कर लिया, इन्होंने आंध्र प्रदेश के साथ कर लिया, सिर्फ किस काम के लिए? ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। और अभी ये कौन सी स्टेट के साथ कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल के साथ, कि इनकी स्टेट के अंदर भी जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। तो आपने याद रखना है सिर्फ कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल कौन कौन सी स्टेट्स के साथ प्रोजेक्ट साइन कर चुकी है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ साइन हुआ। और क्यों हुआ है वो पता ही लग रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, पिक्चर से आपने इस न्यूज़ को देखना है। दैट इज़ द वक्रेंगी ग्रुप। वक्रेंगी ग्रुप को आरबीआई ने परमिशन दे दी है कि आप जो है वो अपनी पेमेंट्स जो है वो भारत बिल पे के थ्रू कर सकते हो। अब वक्रेंगी जो है वो बेसिकली क्या है? आप कह सकते हो कि ये एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, मनी ट्रांसफर सर्विसेज, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, अदर डिजिटल सर्विस, जो भी गवर्नमेंट कहती है वो, या गवर्नमेंट एजेंसी से इनका टाई अप है। इवन रूरल और सेमी अर्बन एरिया में ये चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है। तो मतलब आप कह सकते हो बैंक और लोगों के बीच में ये एक मिडल
सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ये सारी सहूलतें उन लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इनको अब कह दिया आरबीआई ने कि आप जो है वो भारत बिल पे सिस्टम जो है वो यूज़ कर सकते हो, उसके थ्रू पेमेंट्स जो है वो आप कर सकते हो। तो बहुत ईजी रहेगा इनके लिए, और वैसे भी जो है इंपॉर्टेंट, जस्ट इस न्यूज़ को ऐसे ही याद कर लियो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय असम गवर्नमेंट फॉर एयर पैसेंजर फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो अब क्या है, एक ऐप बनाई गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस ऐप के थ्रू क्या होगा कि जो भी आपने एयरपोर्ट पे जाके फॉर्म फिल करने होते हैं वो आप उस ऐप के ऊपर ही डाउनलोड कर लो, क्योंकि कोविड-19 के अंदर जो है वो चेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है। तो वो टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस ऐप में डॉक्यूमेंट जो है वो क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके इवन आप वहीं पे जो है वो क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। उससे आपका टाइम भी बचेगा और कोविड-19 के दौरान जो चेकिंग हो रही है उसमें भी जो है वो क्या लगेगा, बहुत अच्छी तरह से उसको चेक कर सकते हैं। और ये लॉन्च किया है किसने, विजिट असम, एक ऐप जो है वो असम गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। तो विजिट असम नाम से इस ऐप का नाम जो है वो रखा गया है, और किसके लिए, एयर पैसेंजर के लिए, ताकि टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे। और असम के लिए आपने याद रखना है, चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है, सर्बानंद सोनोवाल जी। और असम वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे मानस जो है वो है, आपके पास टाइगर रिजर्व तो है ही है, साथ में नेशनल पार्क हो गया। वहां पे अगर आप देखोगे दिब्रू शाइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 2 बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज द दिब्रू शाइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। और अभी हमने वेस्ट बंगाल के वहां पे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये याद कर सकते हो, असम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो विजिट असम, डेवलप्स, असम गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप किया गया। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री विल को डेवलप हाई टेक्नोलॉजिकल वेपन सिस्टम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन, लेकिन आपने याद रखना है, आत्मनिर्भर भारत के तहत दो कंट्रीज आपस में मिलके को डेवलप एंड आप कह सकते हो को प्रोड्यूस वेपन्स बनाएंगी दोनों कंट्रीज मिलके, जिससे क्या होगा कि ये ऐसे वेपन्स बना के दूसरी कंट्रीज को, फ्रेंडली कंट्रीज को बेचेंगी, जिससे क्या होगा, इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और मेक इन इंडिया कंसेप्ट भी जो है बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इन्होंने टाई अप किया है, कौन सी कंट्री के साथ, इजराइल के साथ। और इजराइल का फ्रेंड्स आपको पता ही है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोदी जी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो आपने मुझे बताना है वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौन हैं, वो हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। तो याद रखना है, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। कैपिटल आपको पता ही है इजराइल की, जेरूसलेम, रिसेंटली यूएसए की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। करेंसी जो है इजरायली शिकल, SHEKEL, इजरायली शिकल। तो याद रखना है तीन चीज़ें इजराइल के बारे में। और कौन सा टाई अप किया है, वेपन सिस्टम का किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया एंड इजराइल टू को डेवलप द हाई टेक्नोलॉजिकल वेपन्स। तो याद रखोगे इसको। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम। अब आज मोटो हमने क्यों पूछ लिया नेशनल सर्विस स्कीम का, क्योंकि ये एक अवार्ड है बेसिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जो कि सोशल सर्विस के ऊपर लगे हुए हैं, या आप कह सकते हो अपने आप को छोड़ के दूसरों की सहायता जो लोग करते हैं। इसलिए इस अवार्ड का एक नाम और भी है, राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड। राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड, इसको 1969 में स्टार्ट किया था गया था, जब 100th एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की, तब इसको स्टार्ट किया गया था। तो अपने याद नहीं करना कि किसको मिला है, क्योंकि टोटल 42 लोग हैं जिनको ये मिला है, तो आप याद नहीं करोगे इसको कि किस किस को मिला है। बस इतना याद रखना है, रामनाथ कोविंद जी ने दिया है। और इसका मोटो क्या है, नॉट मी बट यू। मतलब पहले मैं प्रेफर अपने आप को नहीं कर रहा, पहले मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई देयर इज ए नॉट मी बट यू। तो इसलिए थीम जो है, या आप कह सकते हो मोटो जो है, वो क्या रखा गया है, राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड का या नेशनल सर्विस स्कीम का, दैट इज नॉट मी बट यू। तो रामनाथ कोविंद जी ने ये अवार्ड दिया है। 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, एक तो यूनिवर्सिटी बेसिकली, या +2 काउंसिल, या उसको कहते हैं यूनिवर्सिटी, या फिर कहते हैं NSS यूनिट्स जो लगे हुए हैं अलग अलग जगह पे, उनके प्रोग्राम ऑफिसर्स को, या NSS वॉलंटियर्स। NSS वॉलंटियर्स का मतलब है नेशनल सर्विस स्कीम के जो वॉलंटियर्स है, जो सेवा कर रहे हैं निष्काम भाव से। और एक है NSS यूनिट के अंदर जो तैनात हैं प्रोग्राम ऑफिसर्स, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस तरह से ये चलता है सिस्टम। आप देख सकते हो रामनाथ कोविंद जी, किरण रिजिजू जी हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज स्पोर्ट्स के, इन्होंने ये अवार्ड को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट आते हैं, हु वन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो, क्योंकि फुटबॉल के बेस्ट प्लेयर 2019-20 के बताए गए हैं। और वो दो बंदे हैं, गुरप्रीत सिंह संधू जी हैं मेन फुटबॉल से, और संजू यादव जी हैं वोमेन फुटबॉल से। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बोथ ए एंड सी। तो याद रखना है गुरप्रीत सिंह संधू, संधू से याद रखोगे संजू, संजू यादव, इन दोनों को
ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2019-20 का। आप पिक्चर में देख सकते हो, आपको याद रहेगा गुरप्रीत सिंह संधू एंड संजू यादव जी और गुरप्रीत सिंह, इनको अवार्ड मिला है। और गुरप्रीत जो है वो गोलकीपर हैं, और ऐसे इंडियन फुटबॉल टीम के ये सेकंड गोलकीपर हैं जिनको ये बेस्ट प्लेयर का जो चुना गया है AIFF के द्वारा। पहले जो कोच थे जिनको ये पहले जो गोलकीपर थे जिनको ये अवार्ड मिला था वो थे सुब्रता पॉल। वो कौन थे? सुब्रता पॉल। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा, सुब्रता पॉल। तो पहले ये थे, इनको 2009 में मिला था, लेकिन अभी 2020 चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इतना पुराना क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे, तो 2020 का पूछ सकते हैं। तो गुरप्रीत सिंह संधू जो गोलकीपर हैं, संजू जी जो हैं वो संजू यादव जो हैं वो मिडफील्डर हैं, तो वो भी आप याद रख सकते हो। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इनको और भी तरह के अवार्ड दिए गए, लाइक इनकी कैटेगरीज और भी हैं, लाइक एमर्जिंग फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर, है ना, ये भी आप याद कर सकते हो। अनिरुद्ध थापा जी हैं। एमर्जिंग वुमेन प्लेयर हैं रतन बाला देवी, ठीक है। बेस्ट असिस्टेंट रेफरी हैं, ठीक है, बेस्ट रेफरी हैं। ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम का अवार्ड दिया गया है, कौन सी स्टेट को मिला है? वेस्ट बंगाल को मिला है। तो ये 5 6 अवार्ड जो है वो आपने याद रखने हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन एक ही कवर किया है, क्यों? क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी आपने अवार्ड याद रखने हैं तो आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हो, उसमें पांचों की लिस्ट जो है वो दी हुई है। मैं यहाँ पे भी लगा सकता था, लेकिन वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता आपके लिए, आप भूल जाते हैं कि कौन कौन सा याद रखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट RRTS ट्रेन विल कनेक्ट विच सिटीज। अब मैं आपको 2 3 बार RRTS का बता चुका हूँ, क्योंकि हम बहुत बार इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, इसलिए हम आज क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर रहे हैं कि ये RRTS जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगी। क्योंकि ये आपको पता ही है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो, एक रीजनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और ये पहली बार हो रहा है कि इतनी स्पीड भी जो है वो अचीव होगी। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो अचीव करने का टारगेट जो है इसमें रखा गया है। और पहली लुक जो है वो इसकी सरकार ने जो है वो प्रदर्शित कर दी है। और RRTS का मतलब आपको पता ही है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगी ये? जो ये जाएगी दिल्ली, दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ। और दिल्ली से मेरठ का जो डिस्टेंस है इस लाइन के थ्रू, जो वो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1 घंटा मतलब 60 मिनट जो है वो कम हो जाएगा, कम टाइम लगा करेगा। 82 किलोमीटर की ये लाइन जो है वो डाली गई है। याद रखना है, दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ। और ये ट्रेन की पहली लुक है। 180 किलोमीटर पर आवर जो है ये स्पीड जो है वो शो की गई है कि स्पीड के थ्रू इसको बनाया जाएगा। और इंडियन रेलवेज के बारे में याद रखना है, मिनिस्टर तो आपको पता ही है, सबको ही पता होगा, पीयूष वेद प्रकाश गोयल जी। और रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, ये 100% क्वेश्चन आएगा इस बार IBPS में। मुझे लग रहा है अंदर से इंट्यूशन है कि VK यादव जी को, विनोद कुमार यादव जी जो हैं वो रेलवे बोर्ड चेयरमैन जो हैं पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी अभी बनाए गए, पहले CEO हैं, तो इसलिए याद रखना है, विनोद कुमार यादव जी। वट इज द नेम ऑफ द हैकथन अनाउंस्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो अभी अभी अनाउंस की गई है। तो आपने मुझे उस हैकथन का नाम बताना है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा अनाउंस की गई है। अब ये हैकथन क्यों करवाई जा रही है? ताकि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके जहाँ पे वोमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट जो हैं वो तैयार किए जा सकें, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन मिल सके उन चीज़ों का, और फार्म मैकेनिज्म, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिबिलिटी जो है वो बढ़ाई जा सके। मतलब लोगों को इनवाइट किया गया है, वो कोई भी तरह के लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टीज़ हो सकती हैं, इवन कोई एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं यूनिवर्सिटी से, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो सकती हैं, पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर सकती है, उनके 4 मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इवन स्टार्टअप कंपनीज है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कि वो बताएंगी कि किस तरह से फार्म मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, प्रॉफिबिलिटी जो है वो इंक्रीज की जा सकती है, ताकि फार्मर्स की इनकम जो है वो क्या कर सकें? डबल कर सकें। तो इस हैकथन का नाम क्या रखा गया? दैट इज द कर्तिज्ञा। याद रखना, इस हैकथन का नाम क्या है? कर्तिज्ञा। और इसमें प्राइजेस रखे गए हैं। पहले तो 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद हैकथन होगा, तो उसमें 5 लाख रुपए पहला बंदा, 3 लाख रुपए जो है वो दूसरे को, और 1 लाख रुपया तीसरे को, मतलब 3 प्राइज जो है इसमें निकाले जाएंगे। और भी प्राइजेज हैं इसमें, लेकिन आपने प्राइजेज नहीं याद रखना है, अपने नाम याद रखना है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैकथन है वो कौन सी है? कर्तिज्ञा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, कर्तिज्ञा एगटेक हैकथन। और ये लॉन्च किसके द्वारा की जा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज द नरेंद्र सिंह तोमर जी, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिवीजन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। तो याद रखोगे आप ये। नेक्स्ट इज द डेज, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 26 सितंबर 2020 को सेलिब्रेट किया जाता है।
ताकि लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में अवेयर किया जा सके, ताकि जो यंग पीपल हैं उनको पूरी तरह से इन्फॉर्म किया जा सके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो 26 सितंबर को जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ख़ास करके पूरे वर्ल्ड में जो एनजीओज हैं वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। और सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना जो है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ही जो है वो हम अपनी सेहत के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लैक ऑफ नॉलेज इसी चीज़ के अंदर है, इसीलिए जो हम आगे जो है वो काम नहीं कर पाते। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपको पता ही है, हर्षवर्धन जी हैं यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अश्विनी कुमार चौबे जी। आज के दिन में ही मैं 2 बार आपको बता चुका हूँ, तो याद रखना है। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी अगर याद रह जाए तो इट इज़ गुड थिंग। नेक्स्ट दिन है हमारे पास इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हमने स्टार्ट किया था कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव करेंगे, लेकिन आज ये डिस्ट्रक्शन का कारण बन चुकी है। मतलब आज हर कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन दिखा के एक दूसरे को डरा रही है। तो इसलिए ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 सितंबर को, ताकि लोगों में अवेयर किया जा सके, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, ताकि ग्लोबल वर्ल्ड में ये मैसेज पहुंच सके कि हमने ये निश्चय किया है कि न्यूक्लियर वेपन्स को हम टोटली क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मतलब ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर हमने क्या करना है, फोकस करना है। और 2014 से हम इसको लगातार क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं इसी प्रोग्राम के थ्रू। अब प्रोग्राम कह लो, दिन कह लो, सेलिब्रेशन कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन क्या करना है कि वे न्यूक्लियर वेपन्स को क्या करना है, ख़त्म करना है। टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 26 सितंबर को। अगर एलिमिनेशन अच्छे से कर दी न्यूक्लियर वेपन्स की, तो एनवायरनमेंट क्या हो जाना है, साफ हो जाना है। तो इसलिए उसी दिन हम क्या मनाएंगे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पीरियड पे, कोरोना टाइम पीरियड पे। इसलिए थीम भी क्या रखा है, इन्वायरमेंटल हेल्थ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन द डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। कि जैसे ही पेंडेमिक हुआ, इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ हो गया। इसका मतलब ये पता लग रहा है कि हमारी ही इंटरवेंशन के कारण जो है ये इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी दखल अंदाजी से इसको ठीक भी किया जा सके। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करना, हेल्थ कंसर्न्स के बारे में अवेयर करना, जो इन्वायरमेंट के कारण जो है वो हेल्थ ख़राब हो रही है उसके बारे में अवेयर करना, तो ये 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करो, इन्वायरमेंट को साफ रखो, 26 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह से इसको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंटली इसको मार्क कर लियो। ये थे आज के हमारे पास बहुत ही बेस्ट करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस 300 लाइक्स मुझे चाहिए, ताकि मैं और भी कंटेंट आपके सामने लेके आ सकूं। और ये अफेयर क्लाउड का प्रॉमिस है कि हम आपका कॉन्फिडेंस जो बूस्ट करेंगे जनरल अफेयर नए सेक्शन में। और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप 1 महीने तक रेगुलरली वीडियो देखोगे और 1 महीने तक अफेयर्स क्लाउड के PDF से पढ़ोगे, तो 1 महीने के बाद जो है वो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करोगे करंट अफेयर सेक्शन में। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें से 8 आराम से सॉल्व कर लोगे। ये हमारी कोशिश है कि आप ऐसा करो। अगर ऐसा करके देखो और मुझे फीडबैक दो, कमेंट करो, मैं कमेंट्स डेली पढ़ता हूँ आपके, और कोई सुजेशन है वो बताओ मुझे। और साथ ही साथ जो है वो कमेंट्स जो है वो मुझे वैसे भी फीडबैक लेना अच्छा लगता है, क्योंकि फीडबैक से जो है वो इम्प्रूवमेंट होती है, इम्प्रूवमेंट से परफेक्शन आती है। क्लियर? टेक केयर।